देखो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हल्का सा जो बेसिक नॉलेज है उसको कंप्लीट किया था। अभी फिलहाल अपन अपने उसी टॉपिक पे चल रहे हैं। तो अभी तक आप देखो ये कर चुके हो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और इसके बारे में अपन जो निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे इसके हलों को निकालने के लिए। तो हलों को निकालने के लिए मैं बता दूं आपको, जरूरी है कि सबसे पहले आपके पास कम से कम दो समीकरणें होनी चाहिए। कम से कम आपके पास अगर दो समीकरणें होंगी तभी आप उनका आसानी से हल निकाल सकते हो। और देखो इनके हल निकालने के लिए भी मैंने बताया था कि मोस्टली आपके पास दो मेथड हैं। एक अपन ने बोला था कि जिसको हम आलेख बना करके करते हैं उसका नाम है आलेखीय विधि, या इसको बोल देते हैं ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ से बनाते हैं वो। ग्राफ के अलावा दूसरी जो विधि थी हमारी वो थी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि या गणितीय विधि भी कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर हमने ये चर्चा करी थी कि भाई कितने तरह के होते हैं। तो ये वाली जो मेथड थे इसमें हमारे तीन भाग आ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इसके अंदर प्रतिस्थापन की विधि। इसी की दूसरी विधि है जिसका नाम है विलोपन की विधि। और इसी में एक और विधि चलती है जिसको बोलते हैं वज्र गुणन। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं है तो हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, हम इसे देखेंगे सिर्फ एक एग्जाम्पल से। बाकी के ये दो विधियां हमारे सिलेबस में है तो इनको पढ़ेंगे हम। अब देखो इसके अंदर ग्राफ के अंदर भी अपन ने ये भी देख लिया था कि ग्राफ के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। ग्राफ में हमें मिलने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आप एक ग्राफ पढ़ोगे वो पढ़ोगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। ज्यादा कुछ नहीं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से क्रॉस वाला बनेगा, किसी पॉइंट पे ये क्रॉस करता हुआ बनेगा। दूसरा हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो ग्राफ है समांतर वाला। समांतर के अंदर आपको इन दोनों लाइनों का जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, यानी उनमें कोई भी बोलते हैं ना जो अपना प्रतिच्छेद बिंदु है वो नहीं होगा उनके अंदर। और मैं बता दूं एक इसमें ग्राफ और आप पढ़ोगे जिसका नाम है संपत्ति। देखो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, ये पैरेलल है और ये कोइंसिडेंस है। संपाती में क्या होता है, दो लाइनें दो ना होकर क्या हो जाती हैं, एक ही हो जाती है। मान लो इस साइड ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, इधर हो गई सेकंड, और ये तमाम जितने भी बिंदु है ना इसके ऊपर उपस्थित मिलेंगे। यानी इस लाइन को बनाने के लिए जो आप ये बिंदु निकालोगे वो सारे इसी के ऊपर उपस्थित मिलेंगे। तो ये तीन तरह, ये आपके पास जो चीजें आने वाली हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी आने वाली हैं। एक तो आलेखीय विधि सीख लो जिसके अंदर आप इन तीन तरह की चीजों के बारे में पढ़ लेना। और इसके अलावा अगर अपन इस वाली विधि में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे दो ही विधि आ रही है, एक तो आ रही है प्रतिस्थापन और दूसरी आ रही है अपने पास विलोपन की। तो दो चीज ये आ रही है। यहाँ तक की चीजें अपन ने इसके अंदर देख ली थी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ ग्राफीय विधि कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन के बारे में। मोस्टली यहाँ ट्रेंड होके चलेंगे, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे, उल्टा चलेंगे अपन। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन इसमें क्या करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता देता हूं आपको क्या सीन है। जैसा विधि का नाम है वैसा इसका काम है। प्रतिस्थापन वर्ड को मैंने कहा था इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं अपन। तो इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास ये चीज मिलती है, प्रति और स्थापन, दो तरह की चीजें। यहां मोस्टली बता दूं प्रति को मैं वर्ड बोल रहा हूं, प्रति का मतलब हो गया एक तरह से दूसरे में, और स्थापन वर्ड का मतलब हम करेंगे स्थापित करना है।
दूसरे में और स्थापित करना है। समस्या ये आ रही है दूसरे में क्या स्थापित करना है, तो मैं बता दूं यहाँ पे दूसरे में स्थापित जो हम करने वाले हैं वो चीज है हमारे पास क्या, x या किसका मान, y का मान। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप इसको समझना चाह रहे हो तो इसके लिए आप एक लॉजिकली एक ट्रिक बना सकते हो। तो आपको इसके अंदर एक मेथड फॉलो करना है, वो क्या है, मोस्टली एक मेथड आपको ये फॉलो करना है कि सपोज दैट ऐसा करके कुछ आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, क्योंकि कम से कम किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जब हल कर रहे हो तो हल करने के लिए कम से कम दो समीकरणें तो होनी चाहिए ना, तभी उनमें झगड़ा होगा और तभी उनका हल निकलेगा। तो यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन हमारे पास मान लो ये है, तो मैंने आपको सिंपल सा बताया है, इसके नाम के अकॉर्डिंग आप इतना सोचो कि प्रति मतलब दूसरे में, स्थापन मतलब स्थापित करना है, और क्या स्थापित करना है, x या y का मान, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें जिनका हल निकालना है हमें, आपकी चॉइस x, आपकी चॉइस y, उनका मान स्थापित करना है। तो कैसे करते हैं सुनना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैंने x या y का मान इससे निकाला, x या y का मान मैंने फर्स्ट से निकाला, तो आप इस मान को रखोगे किसमें, सेकंड में रखोगे। आपको बस ये फुटेज याद रखनी है और यही डायग्राम के हिसाब से सोचना है। अगर आपने एक से मान निकाला तो आपको कहां रखनी है फिर उसे बेचारे को, उसको रखना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब देखो मेरे इस एरो का कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं जो कि आपके बुक का ही है। देखो जस्ट एन एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक जो समीकरण है x प्लस वाई कितनी है 14 यानी 14 है, और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई 4। जैसा मैंने कहा है वैसा मैं कर रहा हूं, यहां ये जरूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है एक या दो किसी भी एक को चुन लो, उससे मान निकाल लेना x y का, और उसको वापस उसी में मत रखना, किस में रखना, दूसरी में रखना। ये यही कह रहा है, एक से लेने का और किसको देने का, एक से लिया तो कहां जाना चाहिए फिर वो दूसरे में, वापस बैक टू इसमें नहीं जाएगा, दूसरे में जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मैंने भी यहां पे क्या कर लिया, देखो इसका जब सॉल्यूशन निकालने बैठे तो सॉल्यूशन में करना क्या है, मैंने देखो इस वाली को चुन लिया, मुझे ये सही लग रही है बिल्कुल एकदम, हो सकता है सवाल पे डिपेंड है कैसी बन के आए, ये मुझे ठीक लग रही है। मैंने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला, मुझे x पसंद आया, मैंने x का मान निकाल लिया। तो जरा देखो आप ये क्या बन गई, हमारे पास एक नई समीकरण आई नहीं आई। तो समीकरण नंबर 3 है वो किससे आई है, 2 से आई है। अब जाएगी कैसे, अगर ये 2 से आई है तो जाएगी कहां पे, फर्स्ट में। अब मैं इसको देखो फर्स्ट में लेके जा रहा हूं, मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, समीकरण 3 को किस में रख रहे हैं हम, 1 में। उस समीकरण 3 को 1 में रखेंगे तो जरा सोचो, x की जगह पे आपको यहां रख देना है 4 प्लस वाई, और आपका ये जो y है पहले से ही पड़ा था, ये y तो ऐसे कैसे रहना है, और बराबर में कितना है 14। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, देखो आराम से, यहाँ पे ये बन क्या जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा 4 प्लस के 2y, और ये क्या है 14, तो 2y इक्वल 14 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 10/2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहां से आप खूब आराम से इसको देख सकते हो, हम तो इजीली इसमें आराम से मान को निकाल पा रहे हैं, और y का मान 5 जाने के बाद यहाँ पे फ्रीडम है, चाहे आप पहली में रखो, चाहे आप दूसरी में रखो, और चाहे आप तीसरी में रखो, सबसे आपको x का मान मिल जाएगा। मैं बता दूं जो ये नई बनाई है वो सफिशिएंट है, इसी में मान रखूंगा मैं, y का मान कितना रखूंगा मैं, देखो इसमें तीसरी में रखने वाला हूं, तो मैं बोलूंगा यहां से y बराबर 5 मान कहां रख रहा हूं, वापस मैं समीकरण नंबर किस में रख रहे हैं अपन, तीसरी में। और जब समीकरण नंबर 3 में इसका मान रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, x ये तो है 4, और y के स्थान पे क्या रख देना, इसमें ये 5 रख देना, तो x का मान कितना आ जाएगा 9। इस तरह से x बराबर 9 और y बराबर 5 आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। और यहाँ पे इन दोनों समीकरणों का ये हल है।
तो ये दोनों समीकरणों को अगर किसी को आंसर को चेक भी करना है तो वो मोस्टली इन दोनों को उठा करके इसमें रख के देखे, आपको अगर ये बराबर हो जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए समीकरण के, तो आपका आंसर सही है। देखो मैं एक चेक भी करके बता देता हूं, चेक कैसे करेंगे। इसको चेक करेंगे तो देखो इसको चेक कर रहा हूं मैं, x की जगह कितना रखेंगे अपन 22 में, x की जगह रखेंगे 9 और y का मान कितना आया 5। इनको जोड़ो तो कितना आ रहा है, तो देखो मेरे पास बैलेंस हो रही है पहली समीकरण और दूसरी भी बैलेंस होगी। देखो यही नियम है इसका, 9 में से क्या घटाऊंगा 5 तो आएगा भी कितना 4। तो इस तरह से देख सकते हैं हम, चेक करने पर हमें सेम मान मिल रहा है, अतः हमारा उत्तर भी क्या है सही है, अपन को इसमें आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। तो लगभग देखो प्रतिस्थापन का अपन ने एक सवाल करके देखा है इसी फॉर्मेट पे, जैसे कि अपन ये कर रहे हैं ना, इसी फॉर्मेट को मानते हुए, इसी फॉर्मेट को मानते हुए देखो अपन इसका अगला पार्ट करेंगे, अगले और सवालों को करके देखेंगे। देखो मुझे लॉजिक लगाना यही है, क्या कर रहे थे अपन, एक इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन सेकंड, आपकी चॉइस किसी से भी लो, मान लेते हैं एक से, और उस एक से मान लेकर के हमें करना क्या है, रखना किस में है, 2 में। हम ये वाला यूज कर रहे हैं डायग्राम, और हम बुक के अंदर से अब देखो इसका एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस आधार पे ये चल रहा है। अगर प्रतिस्थापन की विधि से रिलेटेड अगर अपन देखें तो कैसे कैसे सवाल हमारे पास बन जाते हैं। देखो ये वाला मैं करा ही नहीं रहा हूँ, ग्राफ वाला मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि ग्राफ को करने का एक आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले अपन ये वाला सीख रहे हैं। देखो और इसमें से भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अपन इन क्वेश्चनों को कर सकें। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने करके देखा है, ये वाला अपना हो चुका। इस वाले को देखना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, मैं इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना है ऐसे, s माइनस टी को किसके बराबर बोला है इसने, 3 के बोला है। अब देखो दूसरा क्या बोला है इसने, s इसके बटे में 3, फिर ये t बटे में 2। देखो s बाई 3 प्लस टी बाई 2 और बराबर में क्या है 6। मैं इसको सेकंड नहीं डाल रहा, क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर वैसी नहीं है जैसा हम सॉल्व करते हैं, टाइट है ये। देखो आपको बताऊं लेवल क्या रहता है इसके अंदर, आपको सवाल कैसे देंगे, एक बार नॉर्मल सवाल जो मैंने पहला किया
उसके बाद उसी को अगर सवाल को हार्ड बनाएंगे तो किस में दे देंगे, भिन्नों में दे देंगे, यानी फ्रैक्शन में दे देंगे। और थोड़ा हार्ड करेंगे फिर आपको वो किस में दे देंगे, डेसिमल यानी दशमलव में दे देंगे। ये इनकी चालाकी है, हर तरह की जो आपको नॉलेज पिछली क्लासों में दी है उसके आधार पे ये सवाल बनाते हैं। मोस्टली आसान देगा तो आपको ये मिल जाएगा पहला पहला, थोड़ा और टाइट कर दिया है तो उस तरह के सवाल हैं। बाकी का देखो हम इनको देखने वाले हैं, इसके अंदर कैसे करेंगे। देखो अपन आपको बता दूं, जब आप इसका सॉल्यूशन करो तो आप ऐसे करोगे। देखो s माइनस टी बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 बोलना। मैं आपको इसको समझा दूं। देखो ये कैसा है, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। तो आप एक काम किया करें कि इसको भी वैसा ही बनाएं, जैसे और लोग हैं वैसा बना लें। अब यहाँ पे देखना क्या करेंगे, s के नीचे 3 है, t के नीचे 2 है और 6 के नीचे 1 है, तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा सोचो, 6 आ जाएगा। तो बोलो 3 दूनी 6 क्या बनेंगे, 2s बन जाएगा यहाँ से। और आगे देखो यहाँ से क्या बनेगा, 2 3 6 यानी 3t बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 6/1। अब असली काम क्या है कि आपने पहले भी किया होगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इनमें क्रॉस, क्या करना है, क्रॉस। अब ये क्रॉस करोगे तो क्या होगा, देखो 2s और 3t को 1 से करना है तो क्या आएगा, 2s प्लस 3t। और भी देखो जरा इसके अंदर क्या बन सकता है, अगर अपन यहां इसको करें, देखो जरा यहां अगर इसको करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 और 6 कितने हो गए, 36। ये आपकी परफेक्ट है इक्वेशन नंबर कौन सी, दूसरी। अब अच्छे से देख लो, जो भी बच्चा इसको तोड़ ताड़ करके जोड़ करके एलसीएम ले करके ऐसी बना लेगा उसका सवाल आसान हो जाएगा। यानी घूम फिर के आना कहाँ है, इस तरह की इसको बनाना है, इस तरह से बनाना है जैसे पहला सवाल किया था आसान। तो वहां अपन उनको उसी तरह से करेंगे। अब देखो इसमें और भी क्या कर सकते हैं अपन, देखो जैसे ये दोनों इक्वेशन हो जाने के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट जैसा अपन ने सीखा था। देखो s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 है। और यहां हम समझ गए 2s प्लस के 3t और बराबर कितने हैं, 36, ये समीकरण नंबर 2 है। अभी हम क्या करने वाले हैं, s को यहीं रहने देना और 3 के पास में किसको भेजेंगे, t को भेजेंगे। अब हमारे पास से मैंने क्या कर लिया, पहली वाली से मैंने एक नई समीकरण बना ली। तो मैं पहली वाली से बनाया है तो मैं पहली में नहीं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, दूसरी में जाऊंगा इसको लेकर के। मैंने इसका नाम रख लिया, कौन सा नंबर डाल दिया इसको। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को कहां लेके जाएंगे, हम इसे लेके जाएंगे, फर्स्ट से लाए थे ना 3, तो कहां लेके जाएंगे, सेकंड में। अब मैं इसमें सेकंड में लेके जा रहा हूं। इस एरो का मतलब यही है कि 3 से मान इसमें रख रहा हूं, खूब बढ़ा के लिख के आए एग्जाम में, अपने समझने का मतलब यही है इसमें। अब देखो यहाँ पे कैसे रखेंगे, तो देखो इसको अलग ले लेते हैं। देखो ये है 2, s का मान अभी अभी निकाला है हमने, क्या निकाला है, 3 प्लस टी। फिर ये है 3t और बराबर में कितना है, ये 36। अब आप देखो इसका नाम प्रतिस्थापन क्यों पड़ा है, बताऊं क्या करता है, ये एक से लिया मान दूसरे में डाल रहा है। तो एक से मान इसने देखो कितना चेंज कर दिया कि समीकरण 2 जो 2s प्लस 3t बनी बैठी थी, s भी था t भी था, अब यहां सारा मामला t में चला गया, इसलिए इसका हल निकल जाता है। यानी s किससे प्रतिस्थापित हो गया, t से, इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब s कैसा हो गया, t में स्थापित हो गया। अब पूरा s t में स्थापित करने के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, 2 तिया कितने होंगे, 6। ये तो बन जाएगा 2 तिया 6 अपने पास, और यहां से कितना आएगा, 2t, और पहले से कितना है, 3t, और बराबर में कितना है, 36। अब जोड़ लो संख्याओं को आपस में, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। 36 में से कौन जाएगा, 6। बताओ यहां क्या रह गया, 5। इधर से कितना बचेगा, 30। बताओ t का मान निकालना आसान है कि नहीं, 30 बटे क्या करेंगे, 5, काटेंगे तो क्या आएगा, 6। हमारे पास हमने एक काम कर लिया है कि t बराबर क्या निकाल लिया है अपन ने, 6। अब बारी है s का भी निकालो, इससे भी आ जाएगा, इससे आ जाएगा, पर मैंने कहा क्या कहा है कि कौन सी यूज करूंगा मैं, तो तीसरी फिक्स है अपना। तो t बराबर 6 मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर किस में रखेंगे, बोलो 3 में रख दूं, और समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, s बराबर 3 प्लस के 6, यानी कितना मान आ जाएगा, s का मान 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और t का मान कितना आया था,
6 आया था। अब सवाल ये उठता है कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसको चेक कर लें एक बार। तो देखो s का मान 9 है ना, 9 में से यहाँ घटा के देखना आप। सवाल है s माइनस के t बराबर 3, मेरे पास 9 है s का मान, t का मान 6 है, बताओ घटाओ तो क्या आता है। तो मेरा सवाल का आंसर सही है, सत्यापित करता है ये, किसी से आंसर पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे साहब मैं तो इसमें रखूंगा खूब रख, s की जगह 9 रखेगा, 3 का भाग लगेगा, कितना आएगा 3 ही आएगा वहां पे। t की जगह 6 रखेगा, 6 में 2 का भाग, फिर 3 आएगा, 3 और 3 कितने होते हैं 6, यहाँ से ही पता लग रहा है। अपना उत्तर सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रॉस चेक अपन इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये बताओ, ये वाला तुम्हें करा दिया था कल, हो गया था। अपन चलते हैं इस पे नंबर 4 पे, इसके बारे में पढ़ेंगे, पर पहले इसको 4 को सॉल्व करेंगे। देखो नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये सवाल है, इसको देख लो। मैंने कहा था ना ये किस में है, दशमलव में। हो गया कांड, अलग अलग तरीके के हो गए ना, नॉर्मल, भिन्न बड़ा, दशमलव। आपको सब में बदलना आना चाहिए। और दशमलव के बारे में आपने एक चीज सुनी होगी, दशमलव के बाद जितने होते हैं राइट हैंड पे जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 10 आते हैं, 0 आते हैं, है ना। तो देखो इसको सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे और इसको अपन चेंज करेंगे। क्या कर देंगे इसको, चेंज। तो कैसे करेंगे, देखो पहली समीकरण क्या है, इसमें 0.2x है, फिर 0.3y है, और बराबर में कौन है 1.3, ऐसे दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है 0. देखो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, हाथ की हाथ यहीं पे चेंज करते हैं। देखो दूसरी मैं यहां लिख रहा हूं 0.4x है, 0.5y है, और बराबर में कितना है 2.3। अब पॉइंटों में आप सॉल्व करोगे तो फंसोगे, गलतियां होंगी। अपने नियम पे आओ, सिंपल बनाओ। बनाने का तरीका क्या है, देखो 0. देखो x तो एक अलग ही प्राणी है, उसका तो लेना देना नहीं है। पॉइंट कहाँ है, संख्या देखो 0.2, तो 0.2 को क्या बोल देंगे हम 2, और पॉइंट के बाद एक ही है ये डिजिट, तो 2/10x। ऐसे इसमें 3/10y, और ये कितना हो जाएगा 13/10। अब क्या करना है, सब में 10 आ रहा है नहीं आ रहा, अब आपकी मर्जी, चाहे तो ऐसे कर लेना। देखो 10 ले लिया मैंने एलसीएम में, इधर क्या हो जाएगा 2x + 3y, 13/10। 10 से 10 काट दूं, बोलो कट जाएगा ना, हर से हर, तो डिनोमिनेटर कट गए। अब बचेगा 2x 3y बराबर कितना, अब ये अपना सही है भाई बंद, इसको डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टोरी इसकी देखो, इसमें भी वही काम, 4/10x कर दूं। ऐसा मत करना जो जो से 5 एकम 5 5 दूनी 10 काट दो, रुकना, आसान करना है अपन को, इसको बढ़ाना नहीं है। ये 23/10, सेम इधर करेंगे। 10 क्या है एलसीएम, 4x 5y 23/10। 10 से 10 कटा, क्या आ जाएगा 4x 5y, और इधर कितना आ जाएगा 23, और ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब आपके काम बढ़िया चल रहा है कि आपने वो नॉर्मल सवाल बना लिया जिसपे अपन पैटर्न लगाते हैं। अब बताओ इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अपन एक काम करेंगे, तुम्हारा मन करे जिसको ले लो, पहली या दूसरी। तो देखो मैंने इसमें से मान निकालने की कोशिश की है। मैंने आपसे एक बात कही थी, x या y का मान, ना कि 2x का मान, ना कि 4x का मान, अकेले x और y का मान। तो कैसे निकालेंगे, अकेला कैसे बनाएंगे इसको, देखो वही फूट डालो राज करो वाला काम करना है। यहाँ सबसे पहले इसके दोस्त को भगाओ इसके पास से, ताकि ये बेचारा अकेला हो। तो बोलो इसको इधर लेके जाऊंगा, 3y को तो माइनस का होगा। फिर एक काम और कर लेना, इसके 2x अकेला नहीं है, 2x है, 2 को भगाओ इसके को। अब बताओ ऐसी स्थिति में 2 जब गुणा में था और इधर जाएगा तो बोलो बढ़िया फर्स्ट क्लास बना नहीं बना अकेला। मैंने फर्स्ट से
एक्स का मान निकाल लिया है, जिसको मैंने क्या डाला है, नंबर 3। अगला काम अपना बड़ा सिंपल है, इस x से निकले मान को, 1 से निकले मान को कहां लेके जाऊंगा, दूसरी में, एक में नहीं दूसरी में। एक से आई है, जाएगी दूसरी में ही। 3 को तो ये देखा करो कि किससे आई है ये, और कहां से आई है, एक से आई है, तो कहां जाएगी अब, दूसरी में। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से अपन इसको देखो यहां लेंगे, ये कह रहा है वैसे ही बढ़ाते जाओ इसको आगे। मैं बोल रहा हूं यहां पे समीकरण 3 से मान कहां रख रहा हूं मैं, 2 में। अब सुनो जरा, x का मान रख रहा हूं ना, इसमें x नहीं है, क्या था, 4x था ना, तो 4 यूं की यूं और x की जगह पे पूरा डिब्बा यूं की यूं रख दूंगा, देखो बटे में कितना है, 2 रख दिया x का। अब मुझे 22 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, और ना लेना देना है नंबर 23 से, 23 से, यूं क्यों चलने देना। अब एक बात बताओ, अगर इसको ढंग से देखेंगे तो बोलो ये कटेंगे नहीं कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे आप चाहो तो, क्योंकि सुनो ये अंश में और ये हर में कट जाते हैं। डब्बे से मत छेड़छाड़ करना, अंदर वाले से, नीचे की बात कर रहा हूं मैं तो, और चाहे तो बाद में काट लेना, तुम्हारे मन की बात है ये तो 2 बार कट गया तो बचेगा क्या, 4 नहीं 2 ही बच गया साहब। और तुम समझ पा रहे होंगे अपने नीचे से 2 हट गया, फिर ये चीज चल गई। अब धीरे धीरे सॉल्व कर लो, 2 से गुणा करो, 2 गुणा 13 कितने होते हैं, 26। 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 6 भाई। इधर कौन है, 5 भाई। इधर कौन है, 23। अब क्या करेंगे जरा सोचो, यहां 26 है, तो एक काम कर ले कि अपने घटा लो इनमें से 26, यहां बचेगी 1 बाई, ये है 23। अब अपने एक काम करें, 26 नंबर के पास नंबर ले आए, तो 23 उधर जाके माइनस का, और माइनस वाला y इधर आके प्लस का, तो यहां से y का मान मुझे मिल रहा है पूरा पूरा कितना, 3। अब y बराबर 3 तो मुझे मिल रही है। अब आगे की चीज और चेक करनी है मुझे, और हल्का सा काम और रह रहा है अपना इसके अंदर, वो और करेंगे। अब जो अपना अगला काम रह रहा है वो क्या रह रहा है, कि मैं इसके अंदर करने वाला हूं क्या, y बराबर 3 को ले जाऊं और सीधा 3 में ही रख दूं समीकरण नंबर में। देखो ये आ तो किससे जाएगा, आ तो आपका ये उससे भी जाएगा, कि अगर आप इसको करके देखोगे कि 1 में रख लूं, 2 में रख लूं, पर उसमें मुश्किलें बढ़ेंगी, 3 सही है, उसमें आराम से आएगा आंसर। तो y बराबर 3 मान आपको कहां रखना है, समीकरण नंबर 3 में। इसमें रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या था, ये 13 माइनस 3, और y का मान और ले जाओ यहां रख देना 3, और बटे में कितना है, 2। x बराबर 13 में से 9 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 4 बच रहे हैं, और 4 बटा कर देना 2, और 4 बटा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा उत्तर इसका, 2। x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया, ये मेरा आंसर कह रहा है। सवाल ये उठ रहा है, इसको मैं चेक करूंगा सही बैठेगा जब ही मानूंगा, नहीं तो फिर ये गड़बड़ में। अब देखो जरा मेरे को काम क्या करना है, ये सवाल आपके सामने मैंने यहाँ लिख रखा है, और इसको अपन चेक कर डालते हैं। देखो x बराबर 2 बोल रहा है ना, तो मैं समीकरण 1 को चेक कर रहा हूं, 0.2 तो पहले से है, और x का मान 2 हम लाए हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा रखा है। 0.3 पहले से था, और y का मान 3 हम लाए हैं। अब बताओ 0.2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0.4, और 0.3 को 3 से गुणा करेंगे 0.9। इनको जोड़ो कि 1.3 आता है कि नहीं आता, अरे नहीं आ रहा, तो उत्तर अपना सही है। इसमें रखोगे तो भी चेक हो जाएगा, यहाँ इस वाली में सही बनाई थी ना अपन ने, इस वाली में अगर इसमें रखोगे तो भी आपका आंसर तो चेक हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से देखो आपका आसानी से सवाल हो जाता है। इसको तो कर लेना, ये तो नहीं कराया था ना, इसको तो नोट कर लेना। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, इसको तो नोट करो अब। कर लिया तूने, पूरी हो गई, पूरी कर ली, थर्ड निकाल लिया इसका, थर्ड वाला नहीं निकाला। राकेश सर आज हड़ताल कैसी है?
सारी स्टोरी में बस एक काम, एक याद रखा करना, धीरे धीरे अपनी स्पीड के लेवल को बढ़ाना। मैथ में अक्सर यही कंप्लेंट रहती है साहब, सवाल तो सारे आते थे, कर ही ना पाए, बस सोल्व नहीं कर पाए, पूरे टाइम निकल जाता है पटाख से। अब एक सवाल रूट वाला और करा देता हूं तुम्हें, तो प्रतिस्थापन में भी ब्रेक लगाएंगे, 3-4 सवाल बहुत होते हैं इसके, फिर अपना अगला काम सीखेंगे जो है। 3.1 तो रहेगी अपनी, नहीं है? हो गया सबका? चले देखो, इसके ये सवाल और देख लेते हैं अपन एक बार। इसका तीसरा सवाल मैं अभी है ना इसको स्टॉप कर रहा हूं, तीसरे सवाल को अपन स्टॉप करके चल रहे हैं। तीसरे में बताऊं इसलिए स्टॉप कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसके लिए मुझे तुम्हें ग्राफ ये वाली विधि समझानी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको तीसरा सवाल नहीं करा रहा हूं अभी के लिए। इसमें गौर फरमाना, टाइट पेपर में ये सवाल आपका अच्छा खासा सिद्ध हो सकता है। नंबर 5वां कौन सी कर रहे हैं अपन? 3.2 का लिया है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या दे रखा है इसने, √2 है, फिर x है, √3 है, y है, और बराबर में क्या है? 0 है। तो हम बोलते समीकरण 1 है, बिल्कुल सीधी सीधी है ना, कोई बटे में नहीं है, कोई हर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे साथ परफेक्ट है। बस एक चीज की टेंशन हो रही है, रूट क्यों है। तो सवाल टाइट पेपर होगा तो ये अच्छा रहेगा, ये तो ऐसा आना तो इसमें देखो अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं लेंगे, अपन तो अपना पैटर्न दोहराएंगे बस। ये √8y हो गया और बराबर में क्या है? 0। ध्यान से देखना, बन गई दोनों समीकरण। आप उसमें देखो जिसमें पक्षांतरण आसानी से करके आप x का मान निकाल सको। मैं बता दूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, देख लो ढंग से। मैंने बोला √3x को मैं यहीं रहने दूंगा, और यह 0 के पास जाएगी तो माइनस वाली चीज किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। बोलो यहां कोई दिक्कत है क्या? सही है। मैंने कही x का मान निकालना है मुझे, तो किसको भगाना पड़ेगा? √3 को भगाना पड़ेगा। तो अपन √3 को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे? x बराबर √8, ये y था ही, और बताओ ये चीज गुणा वाली जब जाएगी तो कहां जाएगी? इसके भाग में, नीचे जाएगी नहीं जाएगी? आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रूट को बड़ा कर दीजिए, 8/3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? y। आपकी मर्जी, या तो इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर याद आ रहा हो आपको, 9वीं क्लास में, √a/√b
तो याद करो ऐसा हो जाता था रूट ए अपॉन बी अंदर। प्लस माइनस में काम नहीं करता, गुणा भाग में काम करता है ये चीज, थोड़ा ताड़ी की। समझ गए आप? अब x का मान कितना आ गया, ये मान देखो हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास x का मान आ गया √8/√3y। इसको क्या बोल देंगे हम, समीकरण नंबर। अब सुन लो, किससे मान लिया मैंने, 2 से लिया। कहां जाऊंगा, 1 में जाऊंगा। बोल दूं यहां पे कि समीकरण 3 से मान कहां जा रहा है अपना, समीकरण 1 में। अब रखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये √2 है ही है। अब बताओ x की जगह मैं ये लिख दूं क्या, √8/√3y, और साथ में कौन है इसके बगल में, √3y, और बराबर में क्या है, 0। ध्यान से देखना, आधे से तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा ना कर दे। देखो मैंने ये जो खतरनाक वाली स्टेप थी इसको इस कलर से लिख दिया है। देखो अब बताओ √2 और √8, देखो जैसे ये फॉर्मूला आपका भाग में होता है वैसे ही गुणा में भी होता है। तो रूट वाली चीज आपस में गुणा हो तो रूट बड़ा हो जाता है और अंदर ही अंदर ये दोनों गुणा हो जाती है। अब तुम एक बात सोच के बताओ, अगर इसको मैं हल करूंगा तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, √2 गुणा क्या कर दूं 8, और बटे में कौन है, √3, यहाँ कौन है y, ये कौन है √3y, और बराबर में कौन है 0। खूब आराम से देखो, √2 और 8 कितने होते हैं, √16 होते नहीं होते। तो देखो ये हो जाएगा √16 और बटे में क्या है √3। डरना मत, डराने के लिए सवाल रहते हैं, कुछ नहीं है। और √16 को तुम आराम से जानते हो किसका स्क्वायर है, 4 का। तो आंसर क्या आना चाहिए, यहां लिख देना 4 बटे में √3y। बस इसके टेंशन हो रही है हमारे एक भाई के, कैसे कि तेरे तो बटे में अपने कुछ नहीं है, तो इसके में क्या रखना है आपको, बराबरी का होना चाहिए। हिसाब किताब कैसा होना चाहिए, बराबरी का। तो बराबरी जब ही होगी जब इसके अपॉन में कुछ ना कुछ आएगा। अब बताओ यहां से क्या कर ले अपन, एलसीएम ले ले। क्या किसका आ रहा है, √3 आ रहा है। √3 एलसीएम आ रहा है तो बोलो 4y बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करेंगे, समझो आप, √3 गुणा करेंगे √3 तो बताओ क्या आएगा, √9 नहीं आएगा। और √9 का मतलब क्या होता है, 3 लिख दूं मैं, 2 रूट वाली एक जगह आएंगी तो रूट हट जाएगा। तो कितना लिख दूंगा मैं 3, और साथ में कौन है y। अब तुम खूब देख लो आराम से क्या बन गया अपने पास, 4 और 3 कितने हो गए 7y, और नीचे कौन है √3, बराबर में कौन है 0। अब मेरी बात सुन लो, √3 को 0 से गुणा कर दूं क्या, इधर की इधर देखो, √3 को जब 0 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7y बराबर 0 गुणा √3, तो उत्तर क्या आएगा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/7। कैसी संख्या है ये, परिमेय। क्यों, परिमेय कहती है p/q में है कि नहीं, और वो यूं कहती है q नहीं होना चाहिए 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला होए तो ऐसी कंडीशन में बोलो 0 में 7 का भाग लगाएंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया आपके पास 0। अब आपको कुछ नहीं करना, y बराबर 0 मान किस में रखना है, समीकरण नंबर अपन ने अलग बना रखी है बिल्कुल 3। अब एक बात बताओ, y 0 हो गया तो बेचारा x भी कहां तक बचेगा, ये भी गया काम से। देखो इसमें तो यो y की जगह 0, अब 0 को किसी से गुणा करोगे तो क्या आएगा उत्तर, तो इसके तो उत्तर ही क्या होंगे, x भी 0 और y भी। तो यहाँ पे इसका आंसर अपने पास ये बन जाता है। बहुत आराम से चलना, टाइट पेपर की स्थिति में बच्चों को बन सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में खूब मिलते हैं ऐसे सवाल, तो आप थोड़ा सा आराम से चलना, तेरे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तेरे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। मैंने तुम्हें इसमें ग्राफ वाला नहीं पढ़ाया ना, बिल्कुल भी ग्राफ के बारे में थोड़ी ना बताया मैंने कुछ भी।
मैंने सारी एक एक स्टेप खोल के किया है, फिर भी जैसे मैंने लिखा था ना √2 √8, तुम डायरेक्ट ही √16 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उधर, है ना। थोड़ी बहुत तो चलती है, पर ये नहीं सारी चीज़ छोड़ छाड़ के लिख दो, आधा आधा काम मत करना बस उसमें। अच्छा, एक सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, बना करके करके देखना, फिर अपन पॉइंट 1 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि निकालना सीख गए ना। एक मेथड सिखाना जरूरी था पहले तो, ग्राफ जो पढ़ाऊंगा ना उसमें क्या है, मैं उल्टा बनवाता हूँ ग्राफ। 7वीं 8वीं में क्या सिखाया आपने, मानो रखो फिर बनाओ। यहाँ बताऊँ इसमें कैसे बनाते हैं अपन ग्राफ, मैं थोड़ा उल्टे तरीके से कराऊंगा, पहले उत्तर निकालेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे, गलती नहीं होगा। तो इसलिए मेथड सिखाया है तुम्हें, उल्टा चलेंगे कि दिक्कत नहीं आएगी। एक आध बार बच्चों को आई है एग्जाम में दिक्कत बहुत। कहाँ तक पहुँच गए, हो गया क्या? चलें उसे आगे, है ना। एक मेथड समझाना है तुम्हें, वो और देख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ क्या था अपना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और जिनका क्या निकाल रहे थे अपन, हल। तो बात एक तय हुई थी कि साहब आप है ना, 2 समीकरण तो होनी चाहिए, हल जब ही निकलता है जब 2 में झगड़ा कराओ। ये नहीं जाते करा दो किसी में, झगड़ा कराने का मतलब है 2 चीज चाहिए अपन को। तो समीकरण एक तो मान ली हमने, a1x b1y ये सैंपल है अपने, और a2x दूसरी b2y प्लस c2, ये जो गणित के अभी देख रहे थे ना कितने सारे सवाल कर रहे थे, उनकी जनरल फॉर्म है सबकी ये, होगी तो समीकरण। अब मुझे इनका निकालना है हल, और मैं बता दूं आपको, इनका हल निकालने के अपन ने मेथड पढ़ लिए थे, और इसका हल निकालने के देखो अपन ने कितने मेथड पढ़े थे, उनको देखते हैं। यहां एक मेथड अपना था, एक मेथड एक यहां था। अब देखो मैं आपको बता दूं,
कि यहाँ वाले मेथड में अपन कम टाइम देंगे, क्योंकि यहाँ वाले मेथड एक तो अपन ने सीख लिया ना, प्रतिस्थापन सीख लिया, ये तो अपन ने कर लिया, और ये विलोपन वाला रह रहा है, और तीसरा वाला अपने सिस्टम में ही नहीं है, पता ही नहीं रखा सिलेबस में। तो अब जो मेहनत करेंगे हम किस पे करेंगे, ग्राफ पे। किस पे करेंगे, तो ग्राफ वाले मेथड के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें सारी मेहनत अपन इसी पे करेंगे कि इसमें से 2 नंबर का सवाल कैसा आपके सामने आएगा। ये डिजाइन बना ली, देखो एक तो अपन ने यहां इसके हम भाग कर रहे हैं कुछ ऐसे, तुम्हारे सारी राम कहानी समझ में आ जाएगी। देखो इधर यहां रखेंगे सीरियल नंबर अपन, यहां रखेंगे अनुपात, अनुपात मतलब रेशो, और यहां रखेंगे अपन ग्राफ कि साहब ग्राफ कैसा बनेगा, और यहां वाले में रख देंगे अपन कि बोलते ना एकदम हल, कैसे हल होंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा, और यहां लिखेंगे हल का प्रकार। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल का प्रकार, यानी सॉल्यूशन कौन सी टाइप कैसी होगी, ये चीजें आपके आनी है। अब इसमें सबसे पहले देखो मैं बता दूं आपको, मैंने 3 तरह के ग्राफों के बारे में आपसे चर्चा की थी। अब आप समझो कि अनुपात से मतलब क्या है। एक्स वाली पार्टियों में इसमें कौन है आगे, गुणांक a1, इधर एक्स का कौन है a2, तो a1 a2 किसके हैं, एक्स के, और y का कौन है इधर ऊपर वाले में b1, और नीचे कौन है b2, तो b1 b2 किसके हैं, y के। c1 c2 कौन है, संख्याएं, अचर, तो ये अचर हो गए, इनका अनुपात निकालेंगे अपन। इनके अंदर 3 तरह के अनुपात हो गए ना, a वाला, b वाला, c वाला, हो गए 3 तरह के अनुपात। अब सुन लो, पहली बारी क्या होता है, मान लो 3 तरह के लोग थे, कैसे थे, 3 तरह के लोग थे। आप यूं मान लो शुरू में आपने निकाला a1, और किसका अनुपात, a2 का, और शुरू में ही क्या होता है कि ये b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं आता है। देखो बराबर के चिन्ह को काट दिया मैंने, कट गया ना, a1 a2 का अनुपात किसके बराबर नहीं है, b1 b2 के, तो c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कटा ही नहीं, कटा है ना ये, तो सुन लो ग्राफ भी कट जाएगा। ग्राफ भी कैसा बनाऊंगा फिर मैं, कि भाई ग्राफ भी कटेगा। ये लो पहली लाइन का ग्राफ तो ये बना, और दूसरी लाइन का ग्राफ ये बन गया। और किसी भाई कोई आदमी कट रहे हैं तो कटने के लिए कोई तो बात होनी चाहिए ना, a1 a2 किससे कट रहा है, b1 b2 से कट रहा है, तो ग्राफ भी कट रहा है, कटने के लिए कोई मुद्दा तो होना चाहिए, लड़ेगा झगड़ेगा कटेंगे तो कोई मुद्दा होना चाहिए ना। जैसे पानी भर रहे थे 2 लोग थे, पहले मैं भरूं लड़ मरे, पॉइंट क्या हुआ उसका, पानी भरने के चक्कर में, तो वो पॉइंट यही इसका उत्तर होगा, जहां पे कटे हैं वो इसका आंसर होगा। बताओ ग्राफ कटा है तो नाम कैसा होगा, तो इस ग्राफ का नाम क्या रख दें हम, प्रतिच्छेदी। समझ गए ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी, हो गया ना, छेद कट गया एक जगह। और हल कैसा होगा, बताओ ये कटा है तो बिंदु कितना है, कितना बिंदु, एक ही बिंदु है ना, एक, 1 एंड ओनली 1, एक ही पॉइंट है ना। और जो दुनिया में एक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आदित्य, क्या होता है,
जो दुनिया में ही एक है उसको क्या बोलते हैं? आदित्य। तो इसके हल कैसे हो जाएंगे? आदित्य हल, अरे सूरज भी तो आदित्य है, यानी कैसा बोलेंगे इसको हम? यूनिक, यूनिक बोलते हैं ना अपन। अब सुन लो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसको आप ऐसे पढ़ना, किसी भी चीज के अगर हल हैं और किसी चीज के हल नहीं है, अगर हर हल है तो कहलाता है संगत, और हल नहीं है तो कहलाता है क्या? असंगत। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मेरी बात समझो, हल है ना तो गति हो जाएगी संगत, और नहीं है तो? अब बताओ, इसके आदित्य हल है, एक अकेला हल है जिसको आदित्य बोलते हैं, आदित्य हल है, तो बताओ ये किस प्रकार का हुआ? संगत। कैसा होगा? संगत। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा इसको, अभी तो ये किताब वाले तरीके से है, मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे सीन इसमें याद रखेंगे अपन। और दूसरे पे चलते हैं। अब हम साहब यूं कह रहे हैं कि अगर इसको ऐसा कर दिया, माना कि दूसरी बार क्या होता है एक दूसरे परिवार में, भाई शुरू वाले तो नहीं लड़े और ये तीसरा वाला जाके कट गया, दो चीज पे दो आदमी तो भर के निकल गए और तीसरा, तो ऐसी कंडीशन में देखो आगे वालों को देखो, ये नहीं लड़े ना, मतलब इनके ग्राफ नहीं भिड़े, तो ये कैसे जाएंगे? बिल्कुल ऐसे सीधे। यानी हम कहते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ये लो साहब, एक यूं निकल गया बेचारा और दूसरा यूं निकल गया, इसको कहते हैं क्या? समांतर। कौन सा है भाई ये? समांतर। अब समांतर वाले में तुम मतलब समझो, इसका समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बताओ कोई आदमी लड़े ही नहीं, किसी के झगड़ा हुआ नहीं, तो सरपंच क्या सॉल्यूशन निकलवाने जाएगा उसका? कोई का झगड़ा नहीं हुआ तो किसको हल निकलवाने के लिए बुलाओगे? आपकी हमारी समस्या सुलझाओ। जिनके झगड़ा होगा उन्हीं के तो जाएंगे हल करने, जिनके झगड़ा ही नहीं है, हम लड़ते ही नहीं है, तो हमें तो किसी सरपंच की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि ये लड़े नहीं तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। बताओ इसमें क्या लिख दूं मैं फिर? कोई हल नहीं, कोई हल, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और बताओ जिसका हल नहीं है उसको कौन सी टेबल में रखेंगे अपन? समझो आप इसकी स्टोरी, जिसके हल हो ना उसी को बोलते हैं। तीसरे भाई को और पकड़ लो, अब एक दिन ऐसा भी आएगा तीनों ही नहीं लड़े, कोई लड़ता ही नहीं है, ऐसी जगह भी हो सकती है। ये आ जाओ देखो, A1 A2 B1 B2 के बराबर है, और बराबर किसके है? कोई लड़ता ही नहीं है। आज का जमाना में इतनी सारी भीड़ रहे और कोई लड़े नहीं, तो इसको अपन यही तो बोलेंगे ना, आज के जमाने में यार कमाल हो गया यार, ये तो कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि ये लड़ते ही नहीं है। तो बताऊं कोइंसिडेंस को ही अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? संपाती। तो बताओ इसके अंदर कैसा ग्राफ आएगा? देखो इसके अंदर हमारा जो ग्राफ आएगा, संपाती का मतलब है, देखो एक लाइन का ग्राफ यूं बन गया, ये रहे इसके सारे बिंदु, और दूसरी लाइन भी ऐसी बनी इसी के से नेचर की, मतलब एक लाइन यहां खत्म थी ना, तो दूसरी यहीं से स्टार्ट हो गई इसी के से नेचर की। मतलब लाइन दो ना होकर के कैसी लग रही है? अब लाइन दो ना होकर के एक ही लग रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी ये लाइन? संपाती, कोइंसिडेंस। अब संपाती है तो सुनो, जब ये आपस में लड़ते ही नहीं है तो इनका कोई काम रुक सकता है क्या? इनके काम तो निकलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि देखो इसमें कितने सारे बिंदु हैं, आप खुद ही देखो। एक तो पहली लाइन के, अरे एक तो घर में एक आदमी यो काम करने वाला और एक घर में लैंड लग रही यो काम करने वालों की, तो ऐसा कंडीशन में काम रुकता है क्या इसका? नहीं रुकेगा। ये कहेगा अपने पास तो कितने हल हैं? अनेक हल हैं, काम करवाने के लिए अनेक माध्यम है, तो इसको बोलेंगे कौन सा हल हो जाएगा? इसका मतलब अनेक हल। अनेक हल को ही क्या बोलते हैं हम? अपरिमित हल। क्या बोलेंगे? या फिर बोल देना अनंत हल, बात एक ही है। समझ गए तुम कितने हल हैं इसके? अनेक हल, बहुत लोग हैं। और बताओ जिसका हल निकल जाए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो,
जिसका हल चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो किस सीरीज में आएगा? संगत। और इस संगत में आपको एक वर्ड रखना है आश्रित। ये याद रखना, सवाल बन सकता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 3 रेशो है। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं वो बता देता हूँ। पहले तो एक टेबल रटा देता हूँ कैसे होगी, ध्यान देना सारे, है ना। ये टेबल तो क्या है, किताब में भी ये बन जाएगी बार बार, कोई दिक्कत किताब में नहीं है भाई, किताब में नहीं है ना टेबल। अब यही खतरनाक काम है बस यहाँ पे, ये किताब में नहीं है। देखो जरा इसको आप एक बार देख लेना। एक काम कर देते हैं, लो इसको ग्रुप पे डाल ही दें। अरे यार यहाँ में टाइम ही लगेगा, छोड़ो। देखो आप इसको ऐसे समझो, ये x वाले समुदाय से कौन है? a1 a2, और y वाले से कौन है? b1 b2, और c1 c2 संख्या है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो x वाला है ना, ये मान लो पापा कौन है, समझो आप इसको, ये पापा जी है, ये मम्मी, ये पापा, ये मम्मी, और ये जो है इनका कौन है? लाडला। मम्मी का कौन है? तो भाई मम्मियों के तो लाडले ही होते हैं, माँ का लाडला। पापा की कौन होए? परी। कौन होती है? अरे पापा की तो परी होती है ना। अब सुनो, अगर ये एक तो पापा और एक मम्मी और एक है उनके बच्चा, उनका लाडला। लाडला को क्या बोले अपन? लाखों में एक, क्या बोलते हैं? और लाखों में एक को हिंदी क्या बोलती है? आदित्य, यूनिक, इसके जैसा कोई नहीं, लाखों में एक है, ठीक है ना। अब बताओ पापा और मम्मी हो जाए बूढ़े थोड़े, तो उनके कामों का, छोटे छोटे काम बताएंगे वो, उनके कामों का कौन करेगा काम पूरा? उनका लाडला। तो बताओ ये लाडला इनका हल होगा नहीं होगा? इनके कामों को गति कौन देगा? लाडला। तो बोलो इनके काम तो हो जाएंगे ना, एक बच्चा है तो काम तो हो जाएगा ना। संगत, संगत का मतलब है कामों को गति देने वाला, दे देगा ना कामों को गति, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाओ, ये एक फैमिली कैसी कि ये पापा और ये मम्मी, पापा मम्मी बोले ही नहीं, झगड़ा, उनके कोई भी लाडला लाडली है ही नहीं, इनके क्या है? कोई हल ही नहीं है। अब इनके जब कोई बच्चा ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है, तो बताओ इनके काम कौन करेगा? अब कोई करने वाला नहीं है बुढ़ापे में। अब तो पड़ोसी से कहे, और पड़ोसी वाला ना करे तो ना करे, और कर दे तो हो गए ना। तो इनके कामों को गति देने वाला कोई नहीं है, तो बताओ गति देने वाला नहीं है तो क्या होगा फिर इसका हल? समझ गए स्टोरी? ऐसे याद रखनी है इसको। और तीसरे में अब सुनो, ये देखो, ये पापा, ये मम्मी, ये चाचा ताऊ, जितने भी हैं, है कि नहीं। अब एक बात सुनो, यहाँ पूरे अपने अपने भाई, अपने चाचाओं के लड़के, ताऊ जी के लड़के, और लंबा चौड़ा खानदान। देखो, या फिर यूं कह दूं मैं कि देखो ये अपने कितने बहन भाई हैं? देखो ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी लगा लो 9 10 11, और ये पूरी क्रिकेट की टीम है यहाँ। एक ऐसी फैमिली जिसमें इतने सारे बच्चे हैं, और बच्चे भी कैसे? खुद ही लड़े और खुद ही सुलझ जाए, बाहर से कोई आदमी नहीं आना चाहिए अंदर डिसीजन करने के लिए। हम तो हम ही लड़ लेंगे और हम ही सिलट लेंगे, लड़ेंगे और अपने आप अपने खेलेंगे अगले ही दिन। बाहर वाला आदमी बुरा बन जाता है ऐसे में, बीच बचाव करने के लिए चला गया और मालूम पड़ा वो लड़ के एक हो गए, दूसरा आदमी बुरा बन जाए ऐसे में। सरपंच आना पसंद नहीं करेगा। ये घर नहीं है, ये क्या है? पूरा जिला घोषित है। क्या है ये? पूरा जिला। मान लो 102 105 110 ऐसे बच्चे हैं इसमें, तो इसको घर परिवार थोड़ी ना कहेंगे, जिला है पूरा, पंचायत है पूरी, अकेला सरपंच बना दे गांव में, है ना। तो इतनी बड़ी फैमिली में, अब मेरी बात सुन लो, इतनी बड़ी फैमिली अपने बोलते ना बुजुर्ग हो गए, मम्मी पापा क्या हो गए? बुजुर्ग। अब इनका काम अगर हो तो बताओ इनके काम को करने वाले कितने हैं? 11 हैं, तो 11 और 110 है, तो इसलिए मैंने लिखा है कौन सा हल है? अनेक हल, अपरिमित हल। हो गया ना, हर एक बच्चा काम कर देगा। और सुनो, मान लो पहला से कहीं पहला नहीं कहती नहीं करूंगा, तो ऐसे में ना ये इतने सारे बच्चे हैं ना, तो इनके भी वो रहती है दादागिरी, घर वालों की भी। अरे भग जाए यहां से, तू नहीं करेगा दूसरा करेगा, होगी नहीं होगी? दूसरा, और उससे भी यही कहेगा, अरे तू दादागिरी मत दिखा, हट साइड में, दूसरा कर देगा। तू अकेला थोड़ी ना लाडला, कोई और भी है।
ऐसा आदमी क्या रहता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस वाला रहता है, तगड़ा, डर नहीं लगता उसे किसी से भी। अगर कोई बाहर के से झगड़ा हो जाए, घर घर में ही फौज है, चलो तो कोई लड़ने भी नहीं आना इससे। आप सुनो इसके अनेक हल हैं। तो देखो इसमें ना हल है तो इनके बुढ़ापे में पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 4 5 6 7 8 ऐसे लंबी चौड़ी फैमिली होती है, तो 1 2 बच्चे तो दयालु होते ही है ना, कोई भी काम खेजो कराएंगे चुपचाप बिना कुछ कहे, कई तो ऐंठेंगे और कई बिना कहे ही चले जाएंगे। तो इनके साथ वही सीन है, इनके बुढ़ापे में काम तो कर लेंगे ना, पड़ोसी की जरूरत थोड़ी ना इनको। देखो कितनों पे आश्रित है ये, इसके पेरेंट्स पहले दूसरे तीसरे इतने सारे बच्चों पे आश्रित है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, इसका नाम आश्रित। अगर आपसे कोई कह दे कि हल संगत है और आश्रित है, तो कौन सी कंडीशन है, तीसरी। अनुपात कैसे होंगे, कटेंगे नहीं, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की सीरीज आ जाती है। अब 2 मिनट तुम बैठे बैठे नोट कर लेना, मैं एक काम और करा देता हूँ, अपना काम हो जाए। एक छोटा सा मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, आप लोग इसको बैठे बैठे नोट कर लेना एक बार। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, मैं कहना क्या चाह रहा था कि दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, साहब क्या पढ़ा गए। सुनो, जैसे सवाल ये दे दिया आपको 2x 3y माइनस के 7 बराबर में 0, पहली समीकरण, और एक दे दिया मैंने आपको 4x प्लस के 8y माइनस के 9 बराबर 0, यह दूसरी समीकरण। तो देखो पहली समीकरण का नाम किससे लिखते थे अपन, तो इससे लिखते थे ना, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और दूसरी के आगे क्या लिखूंगा, a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या लिखूंगा, 0। तो आप इसके अंदर एक बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे a1 कितना है निकाल लो। देखें a1 इसके आगे, a1 इसके आगे 2, तो क्या हो जाएगा 2। b1 कितना हो जाएगा भाई 3। ऐसे c1 को देखो, c1 क्या है बेचारा, माइनस के 7, निकाल लोगे मान, ऐसे आएंगे सवाल इसमें। यहां देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे ही a2 के निकालो, a2 कितने हैं इसमें देखो जरा, 4, भाई ये रहा ना a2। और b2 कितना है देखो जरा, 8 है साहब। और अपने c2 को देखो कितना है, ये c2 है हमारे पास -9। तो वो कहता है अनुपात निकाल के देख, कैसे निकालने, a1 बटा क्या करना, a2। बताओ 2 बटा कर दूं 4, कितना आ रहा है 1 बटा 2। और ऐसे ही फिर निकाल b1 बटा b2। अब b1 बटा b2 को मतलब समझ रहे हो आप, 3 बटे 8। अब बताओ क्या a1 बटा a2 1 बटा 2 बराबर होता है क्या 3 बटे 8 के, नहीं होता ना, कट गया। तो बताओ कैसा है ये कैसा है प्रति, इसके हल कैसे होंगे, अरे बावड़े लिस्ट में देख, आदित्य होंगे, कैसे होंगे, और ये कैसा होगा। बस ये 3 बात आपसे पूछेगा जो आपको बतानी है, कल करेंगे इसके सवाल। आज आप लिस्ट देख लो, कैसे याद होगी वैसे देख लो इसका, फिर कल इसके सवाल करेंगे इस पे आधारित। ठीक है ना, ये वाला खूब आराम से करके देख लो इसको।